तो बच्चों आज हमारे साथ हैं यशदीप। यशदीप सफदरजंग मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। और यशदीप का 2019 के अंदर नीट का स्कोर था 680। Yes, Am I right? यस सर। राइट 680 नंबर, मतलब केवल 40 नंबर कहीं ना कहीं कट गए। अदरवाइज लगभग जिसे कहते हैं ना डिजायर्ड, एक आप सब लोगों की इच्छा होती होगी कि यार मेरे भी काश 650 से ऊपर आ जाए। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने ऐसी स्टोरीज आए जो कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करे, मोटिवेटेड रखे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के अंदर दिमाग लगाएं। तो यशदीप से हमारी बात हो रही थी, हमने पूछा कि भाई यशदीप तुम्हारी इतनी बड़ी जर्नी रही है। यशदीप ने 2 बार नीट का पेपर दिया, एक 2018 में दिया था और एक 2019 में दिया था। जब 18 में दिया था तो स्कूल के साथ दिया था और उस समय पे 490 मार्क्स यशदीप के आए थे। और उसके बाद जब दोबारा दिया तो 490 से लेके और 680 तक की जो इनकी पूरी जर्नी है उसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी ही कहानी होगी जैसी कि यशदीप की रही है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रख के और फिर अपने को आगे काम करना है। तो यशदीप आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहले तो 11th और 12th की जो स्टोरी है, व्हेन यू स्टार्टेड, और कब आपके अंदर वो पहला मोटिवेशन आया कि मुझे तो तैयारी करनी है, फिर आपने तैयारी करी और उसके बाद पहली बार नीट का दिया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमारी सर जैसे जींद हरियाणा से हूँ मैं, तो वहाँ पर लोकल कोचिंग चलती थी। हाँ। वो उनका एक स्कूल के साथ टाई अप था, तो वो वहाँ पर 8 to 8 क्लासेस लगती थी। Okay. सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक। ठीक है। तो वहाँ पर 1:30-2 बजे तक तो स्कूल चलता था नॉर्मल, और उसके बाद फिर कोचिंग शुरू हो जाती थी। तो इससे बेनिफिट 4 घंटे 2 बजे से लेके नहीं 6 घंटे। 6 घंटे तो 6 घंटे कोचिंग भी चलती थी और पढ़ते भी थे, सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलता था, सेल्फ स्टडी भी करते थे। तो वहाँ पर बेनिफिट ये हो जाता था कि जैसे बच्चे अगर घर जाते हैं तो कभी टेलीविज़न चला लिया, तो कभी सोशल मीडिया पर चले गए, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो हम वहाँ पर हम क्लासेस में रहते हैं तो ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, और हमेशा पढ़ने के ही मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि चारों तरफ भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। राइट। तो और हमेशा टीचर भी वहीं पर रहते हैं, तो अगर कोई डाउट आए तो हम उसी टाइम जाकर टीचर से पूछ सकते हैं। तो वो अगर डाउट जिस टाइम आता है उसी टाइम क्लियर हो जाए तो वो मतलब हमारा जो पाइल अप नहीं होते डाउट्स, और उसकी वजह से साथ साथ क्लियर होता रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती पढ़ने में फिर। ठीक है। तो 11th क्लास में भी आपको फुल मोटिवेशन था कि नीट का तैयारी करना है? नहीं, 11th में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी 11th में। हाँ। मैंने जो भी किया था वो 12th में किया था। और मेरे को नहीं, तो ये 11th जब बर्बाद हो गई तब अक्ल आई या कैसे आई है अक्ल? फिर मैंने 12th में जैसे मैंने अपने भाई से पूछा कि मैंने 11th में तो कुछ पढ़ा नहीं है, अब मैं 12th में करके क्या ही कर लूँगा। तो उन्होंने बताया कि अब अगर तू 12th नहीं करेगा तो फिर तेरे को, अगर तू मान लिया ड्रॉप भी लेता है तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आएगी। और मेरे को लगा कि अब मेरे को लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि अगर मैं 11th के जैसे ही 12th को भी वेस्ट कर देता तो फिर शायद 1 साल तो और फिर लग जाता। शायद मैं ड्रॉप ईयर में कुछ ना कर पाता। हाँ। तो जो 12th में पढ़ने से मेरे को फ़ायदा हुआ है वो ड्रॉप ईयर में, मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ड्रॉप ईयर में। नहीं तो देखो, अगर अपन बात करें, बहुत सारे बच्चे जो 11th में अभी पढ़ रहे होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे और जो कोचिंग नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहोगे? मतलब वो उनको अभी से कर देना चाहिए शुरू, या फिर वो 11th का एग्ज़ाम दें और फिर उसके बाद करें? अगर 11th और 12th दोनों साल पढ़ लिए तो ड्रॉप करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अरे वाह यार। तो 11th और 12th मतलब बच्चे 11th को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 11th से बेसिक बनते हैं और वो फिर 12th तक काम आते हैं। अगर तुमने 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हाँ, दिक्कत तो देखो आएगी, जिस दिन शुरू करोगे उस दिन दिक्कत आएगी। आज शुरू करोगे तो आज दिक्कत आएगी, 12th में शुरू करोगे तो 12th में दिक्कत आएगी, और जो 12th पास करके शुरू करते हैं उन्हें भी तभी दिक्कत आएगी। तो यार ये तो एक लंबी जर्नी है। फिर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई करी, फिर आपके क्या मार्क्स आए थे? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में 490 मार्क्स आए थे। 490 मार्क्स आए थे, विच इज रेस्पेक्टेबल। मतलब अगर 1 साल की तैयारी है तो रेस्पेक्टेबल मार्क्स हैं। तो आप वैसे स्कूल में टॉपर थे? हाँ, मेडिकल में टॉपर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन टॉप 5 में आता था।
टॉप 5 में आते थे, मतलब जरूरी नहीं है कि टॉपर ही हो आप क्लास के। तो बचे हुए चारों पांचों का सिलेक्शन हो गया? चारों पांचों का तो नहीं हुआ, लेकिन 2 बच्चों का हो गया था। और सिर्फ इसी वजह से मेरे को बहुत बुरा लगा था, और नीट का रिजल्ट आने से पहले ही मेरे को पता चल गया था कि इस साल तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। तो मैं रिजल्ट आने से पहले ही कोटा जा चुका था। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले ही आप कोचिंग ज्वाइन कर चुके थे? हाँ, कोटा में जा चुका था, क्योंकि मेरे को पता था कि इस साल तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर आपने 12th पास करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करी? हाँ। हाँ। तो अब ये भी 1 साल की जर्नी है, जब 12th पास करके और आप तैयारी करते हैं तो भी 1 साल कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, और वही सब चीज़ें दोबारा पढ़नी होती है, क्योंकि 11th 12th में तो वही पढ़ाई था, तो वो तो और ज़्यादा मुझे लगता है डिफिकल्ट बना देता होगा चीज़ों को। एक ही चीज़ को जैसे अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, वो पढ़ने का मन भी नहीं करता फिर आपका। जैसे अगर कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो एक अलग ही एंथुसियाज्म होता है कि हाँ इसे पढ़ना है, मतलब हाँ अलग ही जोश होता है। लेकिन जब हम पहले से ही पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे एलन कोटा में मैं गया तो वहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते थे, और मतलब कुछ सिलेबस के, पूरा सिलेबस नहीं होता था, कुछ सिलेबस के टेस्ट होते थे, तो वो एक मोटिवेशन रहता था कि हाँ इस टेस्ट में मेरे को ये रैंक लेके आनी है, इतनी रैंक आनी चाहिए। जो क्लास के बच्चे होते हैं मतलब उनसे भी, मैं अपनी जैसे एलन में जो मेरा बैच था उसमें मेरी 1st 2nd रैंक ही आती थी। अच्छा। तो हाँ वही मोटिवेशन होता था कि आप तो टॉप बैच में रहते होंगे। वो हाँ जैसे पहले रेगुलर टेस्ट होते थे, हाँ। उसके बाद फिर वो मतलब बच्चों को स्क्रीन करते हैं कि जैसे फिर SRG का एक बैच बना देते हैं, स्टार रैंक ग्रुप। अच्छा। तो उसके अंदर फिर जो हर एक बैच से टॉपर्स होते हैं उनको डाल देते हैं, और उसके भी अलग से रेगुलर टेस्ट चलते हैं। तो जो मोटिवेशन का एक वो होता है, सोर्स होता है, वो सिर्फ यही होता है कि मेरे को टेस्ट में ये रैंक लेके आनी है, इतनी रैंक लेके आनी है, अंडर 10 लेके आनी है, अंडर 5 लेके आनी है। तो सिर्फ एक वही मोटिवेशन देता है और वो मतलब हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप भी मतलब मैंने देखा है कई बच्चों को कि शुरू में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, फिर उनके मार्क्स थोड़े डाउन हुए तो वो डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन के चक्कर में और डाउन हो गए, फिर और डाउन हो गए और गिरते चले गए। आप इससे कैसे, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? ये जो डाउन जाने वाली वो है, मतलब ये इससे डिप्रेस होने से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि डिप्रेशन आता था तो वो मेरे साथ तो रेगुलर आने लग गया था, रेगुलर आने लग गया था, हर हफ्ते आने लग गया था। तो लेकिन क्या डर लगता था? ये डर लगता था, जैसे कई बार क्या होता था, शुरू में तो 600 प्लस रहते थे। हाँ। लेकिन जब एलन में मेजर चले तो वो सिलेबस से बाहर का भी देते थे। अच्छा। तो उसकी वजह से जो मार्क्स थे वो 600 से नीचे आने लगे, 500 समथिंग आने लगे। हाँ। तो फिर मेरे को वो पीछे वाली बातें याद आती थी। हमें जब मेडल दिए जाते थे वहाँ पर एलन में, हाँ। तो ये बोलते थे कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे मेडल पहनेंगे वही फाइनल टेस्ट में रैंक लेके आएंगे। तो उससे डर लगता था कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन का नहीं लगता था मेरे को, सिर्फ ये डर लगता था कि जितने अच्छा मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ उतना अच्छा वहाँ पर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पीछे ना हो जाए। हाँ, कहीं कम सिर्फ इस चीज़ का डर लगता था। 1 साल हो गया है मुझे, ये सब चीज़ों का डर लगता था। तो इस चीज़ से डिप्रेशन आता था, और ये तो मतलब रेगुलर हो गया था, हर हफ्ते आता ही था। तो अच्छा। लेकिन आखिरी में तो मेरी आदत हो गई थी कि ये अभी आया डिप्रेशन, कल तक नहीं होगा, तो मैं मतलब उस पर इतना ध्यान ही नहीं जाता था, मतलब मैं पढ़ता रहता था। उसको एनकाउंटर करना सीख गए थे। हाँ। कि यार ये तो आना ही है, ठीक है नंबर कम आए, अगले दिन चला जाएगा, अगले टेस्ट पे काम करो। हाँ, है ना। और जितने जो नंबर ऑफ टेस्ट गिवन होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस। ये तो गजब बात बताई तुमने। क्या नंबर ऑफ टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस गेन। अरे तो, यार लेकिन एक लफड़ा है, वो लफड़ा ये है कि अगर मेरे लगातार कम नंबर आ रहे हो तो, और हर टेस्ट में, तो क्या करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करूंगा मैं उसे? तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, वो आपको पूरा एग्जामिन करना चाहिए, पूरे टेस्ट को देखना चाहिए। एनालिसिस करते थे आप? हाँ, पूरे टेस्ट का एनालिसिस कर। मेरे जैसे मैं सिर्फ वो चीज़ देखता था जो जहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही हैं, और वो टॉपिक्स दोबारा रिवाइज कर लेता था। ओके। तो वो जो आपकी थोड़े थोड़े लूप होल्स रह जाते हैं वो निकल जाएंगे, मतलब वो आपकी कवर हो जाएंगे वो टॉपिक्स जिस पे आपके अच्छी तरह ग्रिप नहीं है। लेकिन अगर उन पे ग्रिप आ गई तो फिर तो आपका सब हो ही जाएगा। राइट। तो अगर मैं अभी तक की बात को थोड़ा समराइज करूं तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला कि भैया जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उन्हें तुरंत स्टार्ट करना चाहिए तैयारी को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कि मतलब जो लोग 2021 के लिए सोच रहे हैं
कि मैं 12th में तैयारी करूंगा या मैं 12th पास करके तैयारी करूंगा, वो भाई लोग आज से शुरू कर दो। जितना जल्दी आगे करोगे बाद में उतनी कम दिक्कत उतनी आएगी। कम दिक्कत, क्योंकि दिक्कत तो आनी है शुरुआत में, दिक्कत तो आनी है शुरुआत के, आप पूरे साल भर, 1.5 साल 2 साल दिक्कत तो आनी है। कभी डिप्रेशन की दिक्कत आएगी, कभी समझ में नहीं आने की दिक्कत आएगी, कभी टेस्ट में कम मार्क्स की दिक्कत आएगी, तो कभी किसी और चीज की दिक्कत आएगी, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला कि तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये कि हमारी जो ये सारी दिक्कतें हैं ये टेम्पररी हैं, है ना, ये आज हैं, ये कल नहीं है। लेकिन हमें ये अपने आप को दिलासा देना चाहिए कि यार ठीक है, आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड कम लग रहा हूँ, लेकिन दिस इज नॉट परमानेंट। मुझे तो मेरी तैयारी आगे बढ़ानी है, मुझे तो नीट के अंदर सिलेक्शन के हिसाब मेरे से आगे बढ़ना को है। जब मतलब मेरे पापा जी की एक बात बोलते हैं, वो बात याद आती है कि तुम सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट वाला डे है उसको अपने दिमाग में रखकर मेहनत करो। अगर उस दिन को तुम मतलब सोचकर मेहनत करोगे ना तो तुम्हारा पढ़ने का खुद मन करेगा। राइट। और यार जब चलना हम सीखे थे तो कौन है जो गिरा नहीं था? सब लोग गिरे थे। और अगर गिरने से डर जाते या गिरने की वजह से चलना बंद कर देते तो क्या आप कभी चलना सीख पाते? क्या कभी दौड़ पाते? क्या कभी कहीं जा पाते? नहीं ना। तो मेरे हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यशदीप की कहानी से हम निकाल सकते हैं और अपने अंदर इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि डिप्रेशन आ रहा है तो इट विल पास अवे, ये चला जाएगा। इससे आगे की दुनिया हमें देखनी है, इससे आगे हमें बढ़ना है और जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहना है? लगातार पढ़ना चाहिए या मतलब लगातार पढ़ने का मतलब है कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो सिर्फ मतलब ज़्यादा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा, जैसे 1-2 बार चल सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे नहीं ना, रोज पढ़ना पड़ेगा ना। हर रोज तो पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मैं अपना भी बताऊं, जैसे एनसीईआरटी से हमें इतने दिन हो गए। हाँ। अब हम कॉलेज में हैं तो लगभग हमें 6-7 महीने हो गए, हमने एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया है। राइट। तो अगर हम अब नीट देने की कोशिश करें तो मेरे को नहीं लगता कि 600 भी क्रॉस हो पाएगा। तो यही भाई मतलब देखो, इनकंसिस्टेंसी का असर है ये। मतलब वो कहते हैं ना, एक तांबे का लोटा लो और उसको आप रोज धो एक तो, और एक आप उसे 10 दिन मत धो, तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। नहीं धो रहे तो गंदा होना ही है। तो अगर नहीं पढ़ रहे तो अब ये दोबारा नीट नहीं दे सकते, अब ये इस लायक नहीं है। अब तुम इस लायक बनो कि तुम नीट दो और ये जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे तुम पढ़ने जाओ। आप सब लोगों को ये एस्पिरेशन रखनी चाहिए कि मुझे भी 680, 650, 670 नंबर लेके आने हैं और मुझे भी बेस्ट कॉलेज के अंदर पढ़ना है। इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज के अंदर मुझे पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। चलिए, मैंने बहुत टाइम लिया। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं यशदीप से, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम ये भी फॉलो करेंगे, मैं भी फॉलो करूंगा और देखेंगे कि आपके किसी प्रश्न का अगर हम उत्तर दे सके तो हम देंगे। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये मोटिवेशन की जो डोज है ये आपको सिलेक्शन तक लेके जा सकती है। हाईली मोटिवेटेड रहना है, मुझे किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है। वो कहते हैं ना, मुश्किल जो आएंगी तो गिरकर उठेंगे, हाँ, ठोकर जो लगेगी तो गिरकर उठेंगे, लेकिन चलेंगे मंजिल तक। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।